हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट किए हैं क्या एनसीईआरटी बुक को लाइन टू लाइन कवर करना। तो कल हमने कवर किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और आज हम कवर करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर को। तो लाइन बाय लाइन हम हर एक लाइन को देखेंगे, उसमें देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट चीज जो हमसे छूट गई, जो हमें नहीं जाना है, उसको जानेंगे। जितनी सारी एक्टिविटी आपको बुक में दी गई है उस सारी एक्टिविटीज को जानेंगे, क्वेश्चन आपकी एक्टिविटी से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखिए एक्टिविटी नंबर 3.1 से एक्टिविटी 3. एक मिनट। एक्टिविटी नंबर 3.1 से 3.6 तक जो भी है वो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। क्या बता रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा है किसकी? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। क्लियर है बात? कहाँ से कहाँ तक? एक्टिविटी नंबर 3.1 से 3.6 तक। तो जो पहली एक्टिविटी है उसमें क्या कह रहा है कि हमने एक सैंपल लिया है आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का। ठीक है, अब उनके सरफेस को हम क्लीन करेंगे। ठीक है, सैंड पेपर से। तो हमें क्या दिखेगा? तो देखो, जो पहले हम लेंगे तो वो सरफेस काफी क्या होंगे, साफ सुथरे नहीं होंगे। ठीक है, उनकी जो अपीयरेंस होगी वो काफी धुंधली होगी, बहुत ही हम क्या कह सकते हैं, उतनी शाइनी सरफेस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैं उसको रब करूंगा सैंड पेपर से, उसकी जो सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी, काफी शाइनिंग हो जाएगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है मेटल की? ये बता रहा है लस्ट्रस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? लस्ट्रस प्रॉपर्टी। कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। सेकंड एक्टिविटी क्या है कि हमने आयरन लिया है, कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया, मैग्नीशियम लिया है सर। ठीक है, इनको मैं नाइफ से काट रहा हूँ, तो क्या ये सारे नाइफ से कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो क्योंकि ये सारे मेटल क्या है, हार्ड है। ठीक है, बता रहे हैं जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। वो नाइफ से नहीं कटते, एक्सेप्ट कौन? केवल सोडियम। ठीक है, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि किससे कट जाता है, वो नाइफ से भी कट जाता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए वो दिया है, कौन सा मेटल दिया है, सोडियम मेटल। ठीक है, वो कट जाता है। ठीक है, तो बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं काफी हार्ड होते हैं, पर सोडियम एक ऐसा मेटल होता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक मार्क्स का कि नेम अ मेटल विच कैन बी कट थ्रू अ नाइफ, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है आपका सोडियम। क्लियर है बात? आंसर क्या है? सोडियम है। चलिए नेक्स्ट। एक्टिविटी 3.3 में क्या है हमारे पास? आयरन है, लेड है, कॉपर है, और सभी को मैंने प्लेस एनी वन मेटल ऑन ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक 3 और 4 टाइम्स विद हैमर। हम इसमें से किसी भी मेटल को लेंगे और उसको फिर जब हथौड़े से मारेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो किस में हो जाते हैं, वो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बताता है मेटल की? बताता है आपकी मेलिबिलिटी। ठीक है, कि जो मेटल्स होते हैं वो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 3.4 में। 3.4 में आप जो मेटल्स देखते आप जो वायर्स देखते हैं डेली लाइफ में, किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। क्यों मेटल्स के बने होते हैं? क्योंकि मेटल्स को थिन वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए वो किसके बने हैं? मेटल्स के बने हुए। ठीक है, तो क्या होते हैं? वो डक्टाइल होते हैं, मेल्बिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं आपके। ठीक है, 3.4 में आपको जो ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है, एल्यूमिनियम कॉपर, ये हमने क्लैंप लिया है, यहाँ पर हमने एक वैक्स से पिन लगाया है। तो जैसे जैसे ये गर्म होगा कुछ समय बाद ये वैक्स क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये पिन जो होगी वो गिर जाएगी, क्योंकि जो वैक्स होगा क्या होगा, पिघल जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल्स में हीट जो है वो आसानी से फ्लो कर सकती है, इस वजह से कि क्या होता है वो, क्योंकि वो कंडक्ट करवा सकता है। तो मेटल से कर सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं किसको? हीट को। ठीक है, सिंपल सी चीज है। एक्टिविटी में इसने बता दिया है क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3.6 फिर वही कि ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि वो जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होता है किसके? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। हीट के भी गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर है आपके। कौन? और मेटल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ से कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी मेटल्स की वो जान लेते हैं पहले। हमने देखा कि मेटल जो होता है वो लस्ट्रस होता है। ठीक है, वो चमकता है। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट किसको? सोडियम। ठीक है, मेटल जो होता है वो मेलिएबल होता है, उसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है, उसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इन दोनों के वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स के। जो जो प्रॉपर्टी मेटल्स के पास होती है वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल के पास नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने सैंपल लिया है किसका?
कार्बन का, जिसमें कि कोल है, ग्रेफाइट है, सल्फर है, आयोडीन है, सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो आपको सबके एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, तो हमने क्या क्या लिया, स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है ग्रेफाइट। ठीक है, हमने और क्या लिया है, कोल लिया है। हमने और क्या लिया है, सल्फर लिया है। हमने और क्या लिया है, आयोडीन लिया है। तो ग्रेफाइट और ये दोनों ही कार्बन होते हैं, तो दोनों के सिंबल क्या होगा, सी होगा। सल्फर का एस होगा, आयोडीन का आई होगा। ठीक है, टाइप ऑफ सरफेस, इसका जो सरफेस होता है वो सॉफ्ट होता है। इसका जो सरफेस होता है कोल का, वो हार्ड होता है। सरफेस 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 होता है नहीं, कोई सरफेस होता है नहीं। हार्डनेस, किसी के पास हार्डनेस नहीं होती है, नो। वेरिएबल, किसी के पास नहीं है। डक्टाइल, कोई नहीं है। कंडक्टर, ग्रेफाइट कंडक्ट कर सकता है, बाकी और कोई कंडक्ट नहीं कर सकता है। सोलर सोलर साउंड होते हैं, नहीं होते। सोलर साउंड क्या होते हैं, जब हम मेटल को लोहे से मारते हैं तो मेटल देखिए एक वाइब्रेशन वाली साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो झंझनाहट वाली साउंड होती है, वो सोलर साउंड होती है। पर नॉन मेटल्स ये सब नहीं होते हैं। तो आपने देखा, इस जो जो प्रॉपर्टी मेटल्स के पास थी, वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल के पास नहीं होती है। चलिए, ऑल मेटल, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्कुरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल केवल किसे छोड़ के, मर्कुरी के छोड़ के क्या है, अ, तो सारे ही मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। केवल एक मेटल को छोड़ के, उस मेटल का नाम क्या है, मर्कुरी। फिर एक मार्क्स का क्वेश्चन, नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो द मेटल नेम इज मर्कुरी। क्लियर है, इसमें यही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए कि एक दो मेटल का नाम और जानिए। दो मेटल क्या है, गैलियम और कैसियम। ये जो दो मेटल है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए इनको जैसे मैं हाथ में रखता हूँ, ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, नेम अ मेटल विच मेल्ट ऑन योर पाम। तो मेटल का नाम क्या है, गैलियम या कैसियम, जिस जो भी नाम आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चार पांच क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लिया भाई। ठीक है, मरकुरी देख लिया हमने। हमने ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये सब क्या है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पेपर में भाई आ सकता है। ठीक, चलिए आगे। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है। आपको पता है, जितने भी नॉन मेटल है उसके पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होती, सब बहुत ही डल होते हैं। लेकिन एक आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। नमक देखे हो ना, चमकता है कि नहीं चमकता है, वही है। ठीक है, चलिए। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोप कहते हैं। तो कार्बन के कौन कौन से इलेक्ट्रोप है, पहला डायमंड है। ठीक है, डायमंड इलेक्ट्रोप है कार्बन का, जो कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है कौन, डायमंड। और ये है क्या, इलेक्ट्रोप है किसका, कार्बन का। ठीक है, उसके बाद कार्बन का दूसरा कौन है, ग्रेफाइट है भाई। ठीक है, तो क्या का, जो कि क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कर, मतलब कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन, एक तो सबसे हार्डेस्ट हो गया और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, चलिए आइए। अल्कली अल्कली मेटल्स आपके जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम किससे काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। क्योंकि इनका जो डेंसिटी है बहुत ही कम है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। ठीक है, तो मेटल को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं भाई, एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है। सारी प्रॉपर्टी हमने ऊपर देख ली है कि लस्टर्स है, अवेलेबिलिटी है, डक्टाइल है, और कंडक्टिविटी है। बेसिस पे मेटल नॉन मेटल को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। क्लियर है, चलिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन, एक्टिविटी 3.8। एक्टिविटी 3.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। हमने एक मैग्नीशियम लीवर लिया, तो मैग्नीशियम लीवर भाई ये क्या हो गया, ठीक है, और हमने क्या लिया, सल्फर पाउडर लिया। सल्फर आपके क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर है, अब हम मैग्नीशियम जीवन को बर्न करेंगे, उसको, उसके जो एसिड्स होंगे उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको पानी में हम मिलाएंगे। ठीक है, फिर उस रिजल्शन को हम लोग रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों के साथ चेक करेंगे। वही हम किसके साथ करेंगे, सल्फर पाउडर के साथ। फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में बर्निंग जो धुआं है उसको कलेक्ट करेंगे, और उसको फिर हम टेस्ट करेंगे वाटर के साथ। क्लियर है, अब क्या इंपॉर्टेंट आता है ये देखो, ये या इस एक्टिविटी से हमें क्या जानने को मिला है। देखो, बताएंगे तो सीधा भी बता सकते थे, लेकिन पर एक्टिविटी जब करके जानते तो ज्यादा अच्छा होगा। जब तुम मैग्नीशियम को रब करोगे और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, वो आपका क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में।
बेसिक कहने का मतलब सेंस है कि वो रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। तो मेटल ऑक्साइड, जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। और जो सल्फर ऑक्साइड आपको मिलेगा, सल्फर ऑक्साइड जो आपको मिलेगा, वो आपका क्या होगा, सल्फर ऑक्साइड आपका एसिडिक इन नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। सल्फर ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो हमेशा याद रखना, जो मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के। और जितने नॉन ऑक्साइड होते हैं सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर के। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे भाई मेटल के। तो मेटल की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम किसके साथ है, वह व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। अभी हमने बताया, अभी हमने बताया। ये क्या दे कह रहा है, होल्ड एनी सैंपल टेकन अबव इन पेयर ऑफ टॉन्ग, ड्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम, रिपीट विथ अदर मेटल सैंपल्स, कलेक्ट द प्रोडक्ट इज फॉर्म, लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, विच मेटल बर्न इजिली। कौन कौन सा हमने मेटल लिया है, मैग्नीशियम ये बस चिकन। मेटल का नाम चलिए, यू हैव सीन एक्टिविटी 3 अच्छा 3.8 में हमने जो मैग्नीशियम रिबन लिया था। और डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट्स चेक फॉलोइंग द एक्टिविटी। Hold any sample taken above in the pair of tongue, collect the product is formed, let the product at the metal surface down, what flame that do you observe when metal burn। जब मेटल बर्न होता है, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है वो क्या देता है, सिल्वर व्हाइट कलर की फ्लेम देता है। व्हाट मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, वो सिल्वर व्हाइट ही रहता है। ठीक है। विच मेटल बर्न इजिली, सोडियम। सोडियम आपका बहुत ही आसानी से क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। विच कलर फ्लेम डू यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, जब सोडियम बर्न करता है तो येलो कलर में बर्न करता है, उसकी जो फ्लेम होती है वो येलो होती है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, और वो व्हाइट कलर का, सिल्वर व्हाइट कलर का आपको दिखता है। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज टूवर्ड ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका सोडियम है, फिर आपका मैग्नीशियम है, फिर आपका एल्युमिनियम है, फिर आपका जिंक है, फिर आपका आयरन है, फिर आपका लेड है, और फिर आपका कॉपर है। क्लियर है। तो सबसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है। आर द प्रोडक्ट soluble इन वाटर, ऑल द मेटल्स आर insoluble इन वाटर। केवल आपका ये सोडियम है, ये सॉल्युबल है, बाकी सब के सब क्या है, इनसॉल्युबल। ठीक है। ये जो सोडियम ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, बाकी जितने भी आपको बनेंगे वो सब क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जितने भी हैं मेटल सब ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। कॉपर अब क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। और how copper oxide reacts with hydrochloric acid. We have learned the basic, but some metals oxide such as aluminum oxide and zinc oxide show both acidic as well as basic behavior। एक मार्क्स का क्वेश्चन, कौन सा इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। यहीं से आता है क्वेश्चन, व्हाट इज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ऐसे मेटल्स, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करे, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, उसी को हम कहते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो वो दो ऑक्साइड कौन से हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ऐसे दो एम्फोथेरिक ऑक्साइड हैं जो कि मेटल के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। एसिड के साथ ही एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है और बेस के साथ सोडियम एल्यूमिनेट देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। All metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkali। केवल कौन करता है, सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ केवल क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम आपके डिजोल्व हो सकते हैं water में, सोडियम और पोटेशियम, बाकी मेटल ऑक्साइड डिजोल्व नहीं होते हैं। फिर से यहाँ पे नोट, केवल सोडियम ऑक्साइड और इसको, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को छोड़ के बाकी सारे मेटल इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। केवल यही दोनों क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। हम्म,
तो क्या कह रहा है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट, सारे ही मेटल ऑक्सीजन के साथ एक रेट पे रिएक्ट नहीं करते हैं। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड्स ऑक्सीजन, अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल जैसे पोटेशियम और सोडियम जो कि बहुत ही तेज इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ये अगर ओपन में रखे जाए तो ये हमको आग भी लग सकती है, ठीक है। इसी से बचने के लिए इसको हम लोग किस में डाल के रखते हैं, केरोसिन में डाल के रखते हैं। किसको, पोटेशियम और सोडियम को किस में डाल के रखते हैं हम, केरोसिन में डाल के रखते हैं। ये रहा नेक्स्ट। कुछ ऑर्डिनरी टेम्परेचर में द सरफेस ऑफ मेटल सच एस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। कुछ जो लेयर जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इनको जब खुले में रखते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिससे कि इनका आगे ऑक्सीडेशन का रुक जाता है, ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न vigorously when sprinkled in the flame of the burner। क्या होता है, आयरन जो होता है वो ज्यादा तेज से नहीं जलता, लेकिन जब आयरन फीलिंग्स जो होते हैं उनको हम बर्न करते हैं तो बहुत ही तेज बर्न करते हैं आयरन फीलिंग्स, ठीक है। कॉपर आयरन पूरा नहीं बर्न करता, लेकिन आयरन फीलिंग जो छोटे छोटे आयरन के पार्ट्स होते हैं वो आगे छोटे छोटे क्या कह सकते हैं, आयरन फीलिंग छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से बर्न करते हैं, ठीक है। Copper does not burn, but the hot metal is coated with black color layer of copper oxide। कॉपर बर्न नहीं करता है, लेकिन जैसे ही किसी को करता है उसके ऊपर एक क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एन हाई टेम्परेचर। गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, भले ही टेम्परेचर क्या हो, बहुत हाई हो, और रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आइए एक्टिविटी 3.10, कलेक्ट सम सैंपल्स ऑफ मेटल इन एक्टिविटी 3.9, जो हमने एक्टिविटी 3.9 में किया था वही हम कर रहे हैं। पुट सम पीसेस ऑफ सैंपल इन कोल्ड वाटर, विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो कौन से मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेटल के साथ रिएक्ट करता है आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, कोई ऐसा मेटल जो पानी के साथ आपका आग को कर दे, हाँ भाई बिल्कुल कर सकता है। कौन कौन से है वो, आपके सोडियम है और कौन है, और आपके पोटेशियम है। डज एनी मेटल स्टार्ट, हाँ बिल्कुल एक मेटल होता है जो फ्लोट करने लगता है, उस मेटल का नाम क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इज बिगर फिल्ड विथ हॉट वाटर, अब हम कुछ मेटल को हॉट वाटर में डाल देंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर अरेंज ऑपरेटर्स इन फिगर 3.3 ऑब्जर्व द रिएक्शन विथ स्टीम। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। देखिए, जो मेटल मोस्टली ऑक्सीजन वाटर मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखिए आपको क्या बना के देते हैं, आपको बेस बना के देते हैं, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम जो है वो, कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वॉइलेंट, ठीक है। अब देखते हैं तीनों वाटर के बारे में, कौन से वाटर किसके साथ रिएक्ट करें। तो मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना के देते हैं। मेटल ऑक्साइड that are soluble in water dissolve in it further to form metal hydroxide। जो मेटल पानी में डिजोल्व हो जाते हैं वो क्या बना के देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना के देते हैं, जो भी मेटल पानी में डिजोल्व करते हैं। जैसे सोडियम है, ठीक है, जैसे पोटेशियम और सोडियम है जो कि कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो द रिएक्शन इज सो वाइल्ड एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवोल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, मतलब इतना विगोरेंटली होता है, इतना फास्ट होता है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो तुरंत क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस, जब हम कैल्शियम को वाटर में डालते हैं वो लेस वॉलेंट होता है, उतना वॉलेंट नहीं होता है। कैल्शियम जो होता है वो फ्लोट करने लगता है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं किसके, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है, जो सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं जिसके कारण वो क्या होता है, वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ विच वाटर, हॉट वाटर, तो फॉर्म व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कोल्ड वाटर के साथ क्या था, सोडियम पोटेशियम, हॉट वाटर के साथ क्या है आपका, हॉट वाटर के साथ है आपका मैग्नीशियम। और कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है, वो फ्लोट करता है किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस के जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से। ठीक है, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम भी जो है वो क्या करता है, फ्लोट करता है किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस के बबल्स की वजह से। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बनते हैं उनकी वजह से वो क्या करने लगता है, वो फ्लोट करने लगता है। चलिए, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक किसी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, बट वो रिएक्ट किससे करते हैं, स्टीम के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या बता देते हैं, मेटल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्युमिनियम आयरन किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। Fe3O4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ मेटल हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो कौन कौन से हैं आपके, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। मतलब ये जो एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी के नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए थे उसका आंसर आपको कहाँ दिया है, आपको नीचे ही दिया है। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन थे, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, हॉट वाटर के साथ कौन था, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम और कैल्शियम ऐसे हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक आप किसी से रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और गोल्ड, सिल्वर ये किसी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 3.11 क्या होगा, कलेक्ट द सैंपल ऑफ मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, put sample separately in test tube containing dilute hydrochloric acid. Suspend thermometer in the test tube so that the bulb dip in acid. Observe the rate of formation of bubbles carefully. Which metal reacts vigorously with hydrochloric acid? Which metal did not react with the highest temperature? Arrange the metal in decreasing order of their reactivity. तो क्या हो रहा है, ये समझिए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा मेटल सबसे तेज रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। तो सबसे तेज जो रिएक्ट करेगा वो आपका रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, विथ विच मेटल यू विल रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर, मैग्नीशियम के साथ ही मैं सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ही मैं सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करूंगा। और फिर कह रहा है अरेंज द मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे रिएक्टिविटी कौन है, रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, फिर आपका एल्युमिनियम, फिर आपका जिंक और फिर आपका आयरन। ये आपका घटते ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ये घट रहा है यहाँ से रिएक्टिविटी, ये सबसे तेज है, ये सबसे कम है। क्लियर है, चलिए। अब देखिए, जितने भी मैंने मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है, मुझे एक गैस मिली है, उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। ऊपर तो जितने हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिला, और जैसे ही मैं उसको किसके साथ मिला, नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाया, हाइड्रोजन गैस नहीं मिला। तो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं मिलता है, इसको जानते हैं। क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वो ऑक्सीडाइज कर देता है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है उसको, किसमें, वाटर में। और खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। हाइड्रोजन को पानी के साथ मिला देता है और खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। तो क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो हाइड्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और फिर किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट। But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas. लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज
दो ऐसे मेटल हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाने के लिए? हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। अब तो ये तो जान लिए भाई, नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं, अगर एग्जाम में पूछ ले कोई दो मेटल ऐसे बताओ जो कि भाई नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब क्या करोगे? तब यही होगा। कौन से दो हैं? मैग्नीशियम और मैग्नीज, दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपके नाइट्रिक एसिड के साथ इवॉल्व करते हैं। ठीक है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इनके साथ। ठीक है, तो सबसे रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। In case of copper, no bubbles were seen, and the temperature also remained unchanged so that copper does not react with dilute HCl. कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। फिर एक बार, अगर कोई तुमसे बताएगा कि कॉपर किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, या HCl के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए कॉपर है वो मेटल। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक्वारीजिया क्या होता है भाई? एक्वारीजिया वो होता है जिसमें 3:1 में कौन से लगे होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वारीजिया कहते हैं। ठीक है, फिर हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट? जो मेटल है वो दूसरे जो मेटल सॉल्ट आते हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो देखो क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर लो और एक आयरन नेल लो। ठीक है, कॉपर वायर को सोल्यूशन में डाल दो, किसमें? आयरन सल्फेट में। ठीक है, और आयरन नेल को इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और दोनों को 20 मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक है, मैंने क्या किया है फिर से समझना। ये देखो, मैंने टेस्ट ट्यूब लिया है, मैंने कॉपर वायर को डाल दिया है आयरन सल्फेट में, और आयरन नेल को डाल दिया है कॉपर सल्फेट। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जानो। ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो आयरन होता है वो क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के साथ। ठीक है, और कॉपर जो होता है क्या कहते हैं वो, जो कॉपर है वो कॉपर फॉर्म क्या बना लेगा? कॉपर ये आयरन आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट बना देगा, आयरन को अलग कर देगा। आयरन क्या कर देगा? अलग कर देगा, और खुद क्या बना लेगा? कॉपर सल्फेट बना लेगा। और वो रिएक्शन इसमें नहीं दिखाई देगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल द मेटल्स, यहाँ तो दिया ही नहीं है। तो क्या है? रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से, सॉल्ट कंपाउंड से क्या करता है? अलग कर देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि क्या था। हम्म, एक मिनट। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन विद अदर मेटल। तो हमने क्या लिया है? हमने लिया है एक क्लीन वायर कॉपर का और एक आयरन नेल का। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये देखो। हम यहाँ पर, एक मिनट, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखो। हमने आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, उसमें मैंने आयरन नेल डाला है। और मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, सॉरी, आयरन सल्फेट उसमें कॉपर डाला है, और जो मेरा आयरन कॉपर सल्फेट है उसमें मैंने आयरन डाला है। अब जो आयरन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के मुकाबले। ठीक है, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन क्या करेगा? ये आयरन नेल इस कॉपर को, कॉपर सल्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? फेरस सल्फेट में। ठीक है, और कॉपर क्या कर देगा? अलग कर देगा। ठीक है, आयरन किसके साथ मिल जाएगा? फेरस सल्फेट। रिएक्शन क्या लिखेंगे? रिएक्शन लिखेंगे Fe+CuSO4। और आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खूब लग जाएगा कॉपर के साथ, ये बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर? धीरे धीरे ये जो ब्लू कलर होगा ना ये गायब हो जाएगा, और किसमें हो जाएगा? ग्रीन कलर में हो जाएगा। ठीक है, हल्का ग्रीन कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को वहां से क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को अपने से क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम। सबसे कम रिएक्टिव कौन है? गोल्ड।
तो जो ऊपर वाला होगा वो अपने से नीचे वाले को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या करेगा, अलग करके खुद जाके वहां बैठ जाएगा। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपने कंपाउंड से या सॉल्ट से क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, चलिए, समझ में आया आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहता है, रिएक्टिविटी सीरीज हमसे कहता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या कर देता है, अलग कर देता है। जैसे, समझिएगा, जैसे मेरे पास है जिंक सल्फेट, ठीक है, और मैंने जिंक सल्फेट लिया, मैंने क्या लिया, उसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ एल्यूमिनियम के साथ। अब देखो एल्यूमिनियम कहाँ है, ऊपर है, जिंक कहाँ है, नीचे है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस जिंक को यहाँ से हटा देगा और खुद बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, और जिंक को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यही होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्ट सोल्यूशन से क्या कर देता है, अलग कर देता है। इसमें हम ये जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल अपने आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, देखो। सोडियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन its outermost cell. If it loses one electron from its n cell, now become an outermost cell, and that has a stable octet. The nucleus of the atom still has 11 proton, but the number of electron has become 10, क्योंकि एक उसने दे दिया। So there is a positive charge. तो सोडियम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, तो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अदर हैंड जो क्लोरीन होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डाउन डायग्राम हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। सोडियम है, अभी सोडियम के पास कोई चार्ज नहीं है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब ये क्या करेगा, अपने से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अब Cl के पास तो कोई अभी चार्ज नहीं है, तो Cl के पास नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस Na अभी तो भाई, अभी तो 11 11 दोनों थे ना, प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। जब वो एक दे दिया तब प्रोटॉन ज्यादा हो गया, अब 11 प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना, 10 हुए, तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये 17, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, 17 इसके पास प्रोटॉन भी है। जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हुए ना, तब इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा ना। तो वही हो रहा है। अब इसको मुझे क्या इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम से दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक Na एक प्लस दिखा दूंगा, और Cl मेरे पास 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Na और Cl पूरा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना के दिखाएंगे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैग्नीशियम, अभी कोई चार्ज नहीं है, क्यों चार्ज नहीं है, क्योंकि अभी इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। जब ये दो प्रोटॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास टू पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्लोरीन जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास दो जाएंगे, लेकिन दे कितना रहा, दो, तो एक एक क्लोरीन और चाहिए, तो दो क्लोरीन के एटम आ गए, तो सीधा उसी को लिख देंगे Mg2+, 2+ इसके ऊपर आज चार्ज क्यों, इसने दो दे दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, Mg2+ बन जाएगा। और ये टू, इसको नीचे जब लिखेंगे तो हम बता रहे हैं कि दो एटम लिया है मैंने, क्या लिया है, दो एटम लिया है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधा इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सीधा बताता हूँ। जो आयोनिक कंपाउंड जितने होते हैं, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, फिर वो बहुत ही हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, उनके जो फ्रेम के कलर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होंगे, देखो, जो आपका सोडियम क्लोराइड है, इसका जो होगा वो ऑरेंज येलो कलर का फ्लेम होगा। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का जो होगा वो वॉयलेट वॉयलेट होगा। ठीक है, और जो बेरियम क्लोराइड का होगा क्या होगा, ग्रीन होगा। बेरियम क्लोराइड क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम ये जान गए कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, काफी आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो काफी क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, उनका जो फिजिकल स्टेट होता है वो काफी हार्ड होता है। उनके पास हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वो कंडक्ट करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये सारे किसके फीचर्स है, ये सारे आयनिक कंपाउंड के फीचर है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड
Ionic compound conduct electricity in molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the opposite charge are overcome due to heat. Thus, the ion have freely and conduct electricity. जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में ही कर सकते हैं, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में जब जाते हैं तो उनका जो अट्रैक्शन का पावर था उसमें जब मैं हीट लगाता हूँ तो वो अट्रैक्शन का पावर टूट जाता है, तो आयन अलग अलग हो जाते हैं। जब आयन अलग अलग हो जाते हैं तो फ्री हो जाते हैं कंडक्ट करवाने के लिए, इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑकरेंस ऑफ मेटल। अब आ जाइए मेटल। तो मेटल हमको अ, सही फॉर्म में नहीं मिलता है, जैसे जैसे मेटल हमको चाहिए वैसे मेटल हमको मिलता नहीं है, हमको उसको निकालना पड़ता है। देखो, अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सी वाटर आल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं इसको हम लोग जान लेंगे। You have learned the reactivity series of metals. So the metals of the bottom of the reactivity series are least reactive and they are found in free state. तो जो ये metals हैं वो क्या है, वो जो सबसे नीचे है वो free state में पाए जाते हैं। ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, जो क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। अब जो आपके कॉपर एंड सिल्वर है वो आपके कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। तो किसके रूप में, ऑक्साइड के रूप में, किसके ऑक्साइड के रूप में, सल्फर और ओर्स के रूप में, किसके, सल्फर और ऑक्साइड के ओर्स में। ठीक है, जो मेटल टॉप पे होते हैं जैसे आपका ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये कभी मुझे फ्री स्टेट में नहीं मिलते। ये हमेशा मुझे किसी ना किसी चीज के साथ मिले हुए मिलते हैं। फिर जो मेटल मिडिल में होते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, कम रिएक्टिव होते हैं, मिडिल में होते हैं। तो ठीक है, तो वो मोस्टली पाए जाते हैं किस में, सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सल्फाइड्स और कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये फिश के तो पाए नहीं गए। अब मुझे इस मेटल को पाना है तो मुझे कुछ उसके ऊपर करना पड़ेगा ना, कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन करवाने होंगे, तब जाके हमको मेटल मिलेंगे। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल ऑफ लो रिएक्टिव, मेटल ऑफ हाई मीडियम रिएक्टिव और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव। हमने मेटल को तीन पार्ट में बांटा है। पहला क्या है, लो रिएक्टिव मेटल। दूसरा क्या, मेटल जो कि मीडियम रिएक्टिव है। और तीसरा क्या, मेटल जो कि हाई रिएक्टिव है। तो डिफरेंट टेक्निक हम यूज करते हैं इसको अलग अलग करने के लिए। ठीक है, तो और कंसंट्रेशन ऑफ जो मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं उनका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, जिससे हमको प्योर मेटल मिल जाए। ठीक है, जो आपके मेटल लो रिएक्टिव में होते हैं उनका क्या करते हैं हम लोग, उसको सल्फाइड ओर से पास कराते हैं, फिर उनका रोस्टिंग करवाते हैं, फिर मेटल अलग हो जाता है, फिर उसके क्या कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं। और जो मीडियम में होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, कार्बोनेट ओर होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं। जो कार्बोनेट ओर होते हैं उनका हम कैल्सिनेशन करते हैं, और जो सल्फाइड ओर होते हैं उनका हम रोस्टिंग करते हैं। तो हमको मेटल के ऑक्साइड मिलते हैं जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करके और अच्छे से मेटल बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेटल जो कि आपके रिएक्ट लो है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो जो मेटल लो है होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। इनको बस मैं गर्म करूंगा तो ये खुद पे खुद क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखो, सीनाबार एक क्या है, एक ओर है किसका, मरकुरी का ओर है। सीनाबार एक मरकुरी का ओर है जिसको मैं एयर में जब हीट करता हूँ तो पहले वो मरकुरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर मरकुरिक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है किस पर, मरकुरी पे, जब उसको मैं जाना है। तो पूछे जरा सीना वाला किसका है, कौन है, तो सीना वाला हमेशा याद रखिएगा, सीना वाला आपका मरकुरी का ओर है। ऐसा ही कॉपर होता है, कॉपर जो होता है वो सल्फाइड्स के साथ मिलता है। तो उसको जब हीट करता हूँ तो कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है, फिर कॉपर ऑक्साइड खुद ही जब उसको और हीट करता हूँ तो कॉपर क्या हो जाता है। ठीक है, ये होता है। जो मेटल मिडिल में होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके दो प्रोसेस है, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है आपका कैल्सिनेशन। क्या होता है, the metal in the middle of the reactivity series such as iron, zinc, lead, copper, iron, zinc, lead, copper, they are usually present at sulfide or carbonate, जो कि सल्फाइड में प्रेजेंट होते हैं या कार्बोनेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू द सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, इनसे हमको मेटल पाना बहुत ही आसान होता है जब हमको कोई सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, द सल्फाइडोस, जो सल्फाइडोस होते हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड केवल क्या करके, हीट करके, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जो भी सल्फाइड ओर है इनको मैं हीट करूंगा किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, जिसको हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं।
ठीक है। जो भी सल्फाइड की ओर है, उनको जब मैं किसके साथ प्रेजेंस में बर्न करूंगा, एयर के प्रेजेंस में बर्न करूंगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक। जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, जो कार्बोनेट ओर होते हैं, उनको ऑक्साइड में चेंज करने के लिए मुझे उनको हीट करना पड़ता है बहुत ही स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है। हम इसको हीट कर रहे हैं कार्बोनेट ओर्स को, किसके एब्सेंस ऑफ एयर में, वहां पर एयर नहीं है और यहाँ पर एयर है, तो जहां पर एयर उसको रोस्टिंग कहते हैं, और जहां पर एयर एब्सेंट है उसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है। The metal oxide are reduced to corresponding metal using suitable reducing agent। तो जो हमको मेटल ऑक्साइड मिल रहा है उसको हम किसमें कर सकते हैं, मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको यूज करके, किसी रिड्यूसिंग एजेंट का, जो कि मोस्टली हम किसको लेते हैं, कार्बन को लेते हैं। ठीक है। जब जिंक ऑक्साइड हमको मिला तो जब मैं कार्बन के साथ इसको रिएक्ट कराया तो जिंक अलग हो गया और इसके साथ रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है। तो ये ओ किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया, और जिंक क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। क्या, कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। कोक के अलावा भी कुछ अलग मेटल भी यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं रिड्यूसिंग करने के लिए। ठीक है। चलिए। तो जैसे यहाँ पर एक है मैग्नीशियम, जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, अपने सेलेस्टियल स्टेट में क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जब मैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को हीट करता हूँ विथ एल्युमिनियम पाउडर, तो ये होता है, क्या होता है, देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ने मैग्नीशियम को हटा के क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, और मैग्नीशियम क्या कर दिया, अलग। ये भी होता है। ठीक है। और कभी कभी हम लोग जो कि देखो, the amount of heat evolved is so large that metal produced in the molten state. The reaction of iron oxide with aluminum is said to join the railway tracks। रेलवे ट्रैक्स को, देखो यहाँ पे फिर एक मार्क्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड का, किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ यूज करते हैं, तो मेटल ट्रैक्स को हम लोग अच्छे से जोड़ पाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, मेटल ट्रैक्स को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, मेटल ट्रैक्स को जोड़ने के लिए हम लोग आयरन ऑक्साइड का रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है। चलिए। अब जो मेटल आपके रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, ठीक है, जो सबसे ऊपर, जो बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, उनका मैं सीधा क्या कर देता हूँ, उनका सीधा मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ। क्या होता है, the metal at high up in the reactivity series are very reactive। They cannot be obtained from their compound। उनको कंपाउंड से पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस टू ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम और कैल्शियम टू द रिस्पेक्टिव मेटल। दिस इज बिकॉज दिस मेटल हैव मोर affinity फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन के लिए ज्यादा खतरनाक है जो बनता है कार्बन के। दिस मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मेटल को हम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या होता है,